नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम फिज़िक्स में अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नई यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो प्रकाश के जरिए हमें उस वस्तु का दिखाई पड़ना, ये क्या कहलाता है? वो एक ऊर्जा होती है जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान होती है, इसे प्रकाश कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण। देखो दोस्तों, जो ये हमारा प्रकाश का लेक्चर है, ये लेक्चर हम आपको उस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे कि मतलब थ्योरी टाइप, यानी इसको हम थ्योरी ही डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे डिस्कस करेंगे जो डिक्टो एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं। जो हमारे काम के फैक्ट हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक में तब्दील करके डिस्कस करेंगे जिससे आपका समय कम खराब हो और आपका नॉलेज ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁻⁻⁻⁻ होती है। प्रकाश की चाल की खोज जिसने की थी, रोमर ने किया था। प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10⁻⁸ होती है। प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁻⁻ होती है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल जो है वो सघन माध्यम में कम होती तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की जो किरणें होती हैं, उन किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लग जाते हैं, यानी 4999 यानी 499 सेकंड का समय लग जाता है। और फिर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक डुअल नेचर है, यानी प्रकाश में तरंग के भी गुण पाए जाते हैं और कण के भी गुण पाए जाते हैं। तो तरंग के गुण में क्या क्या होता है? उसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण होता है। और जो हमारा कण का फॉर्म है, यानी दोहरा नेचर जो है प्रकाश का, इसे कण कहते हैं, उसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। और क्रॉम्पटन इफेक्ट, जिसे कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन कहाँ से टॉपिक उठाएंगे हम। तरंग वाला जो पार्ट है अपना वो उठाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वह जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण को पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाने की जो घटना होती है उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वापस लौट जाने की जो क्रिया होती है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और प्रकाश का परावर्तन जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है और एक गोली दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। और गोली दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? इस समतल दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इंसिडेंट रेज जो होता है हमारा, इंसिडेंट एंगल जो होता है और जो रिफ्लेक्ट एंगल होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहला नियम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसे ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी आ रही तो ये आपतित किरण हो गई। फिर ये टकराने के बाद जा रही तो ये परावर्तित किरण होगी। जब आएगी तो आई यानी इंसिडेंट एंगल आई बनेगा, जब जाएगी तो रिएक्शन एंगल आर बनेगा। और अभिलंब जो है, जो बीच में नॉर्मल डाला जाता है दोनों के बीच ताकि एंगल का पता चल सके, तो वो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी एक ही क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सेम तल है उसी तल में है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये एक हमारा नियम हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो इंसिडेंट एंगल है आई और जो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल है आर, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। आई को आपतन कोण बोलते हैं और आर को परावर्तन कोण बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। यानी जब इंसिडेंट होने के बाद जब रेज लौटती हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी
किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, यानी ये जो किरणें यहाँ से परावर्तित हुई हैं ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो जब मिलेंगी तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी या जिस पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होंगी उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जिस माध्यम में वापस जाती हैं तो जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और दर्पण के सामने बनता है। जो हमारा वास्तविक यानी वास्तविक मतलब सामने, वास्तविक जो होगा वो सामने होगा और वो क्या हमेशा उल्टा बनेगा। और जो आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। यानी आभासी होगा तो पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, और अगर हमारा वास्तविक होगा तो सामने बनेगा और उल्टा बनेगा। परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है, यानी इसमें परावर्तित किरण क्या होती है, वास्तव में मिलती है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसको आभासी कहते हैं। और फिर हमारा क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारा वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक और फिर जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण के द्वारा जो इंसिडेंट जो हमारी रेज आई थी, इंसिडेंट हुई थी, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस गई थी, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे ये हमारा एक दर्पण है, जैसे ये हमारा एक वो है, हमारा समतल है, समतल में एक हमारा दर्पण लगा हुआ है और ये हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, वहाँ से एक इंसिडेंट रे निकल के आके हमारे दर्पण पे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। तब इसमें देखते हैं क्या होता है, आभासी सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि आभासी सीधा इसलिए बनेगा क्योंकि वो जाके दर्पण के पीछे मिलेगा। दर्पण के पीछे कैसे मिलेगा, क्योंकि जब ये इंसिडेंट रे आएगी तो जैसे ही दर्पण पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये उसी माध्यम में लौट जाएगी। हमने ये नियम पढ़ रखा है कि दर्पण में टकराने के बाद वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में जब वापस लौटेगी तो ये इस साइड आएगी, तो उधर तो जाएगी, जब इस साइड आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसको आगे तक बढ़ाएंगे और इसके जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ से जो आगे की तरफ जा रही है उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर जहाँ पर ये मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर क्या, वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब क्या कैसा बनेगा, वो आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसीलिए इसमें जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर होगी, जितनी लंबी हमारी वस्तु होगी उतना लंबा हमारा प्रतिबिंब होगा। दोस्तों ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा समतल दर्पण। और अब हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यानी समतल दूरी की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, अनंत होती है, और समतल दर्पण की क्षमता जो है वो 0 होती है। फिर हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपतित किरण को नियत रखकर यदि समतल दर्पण को थीटा एंगल पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। यानी आपतित किरण को अगर नियत रखा जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना की जाए और समतल दर्पण को थीटा एंगल घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा एंगल घूम जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपने पूर्ण आकार का प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी यदि हम अपने सामने लगे शीशे में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उस शीशे की लंबाई क्या है, हमारी लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी हमारा पूरा चेहरा उसमें दिखेगा। पूरा चेहरा नहीं, पूरी बॉडी उसमें दिखेगी। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चल रहा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में उसकी ओर 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। यानी अगर आप शीशे की तरफ v वेग से चल रहे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब शीशे में बन रहा है वो आपकी तरफ 2 वेग से आता हुआ आपको प्रतीत होगा। दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा एंगल के कोण पर झुका दिया जाए, यानी दो समतल दर्पण है उनको एक दूसरे से थीटा एंगल पर अगर झुका दिया जाए तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो बनेगी वो बनेगी n = 360/θ-1। जब θ-1 कब होगा, जब संख्या सम होगी, जब सम दर्पण रखे गए होंगे तब θ-1 होगी, और जब विषम दर्पण होंगे तो n = 360/θ वो होगा, उसमें -1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या जब विषम होगी तो -1 नहीं होगा, जब सम होगी तो -1 होगा। और यहाँ पर n क्या है, हमारा n है प्रतिबिंबों की संख्या और थीटा है दो दर्पणों के बीच का कोण। n बराबर क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, और जो थीटा क्या है, दो दर्पणों के बीच का योग। और दर्पण उसमें हमें एग्जाम में दर्पण दिए ही होंगे कि 2 हैं, 4 हैं, 8 10 हैं, कितने हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख सकते हैं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 120 के कोण पर झुके हों तो
उसके सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बनेगी। तो क्या होगा, n बराबर 360 माइनस थीटा, तो n बराबर 360 अपान 120 बराबर 3 होगा। -1 तभी होगा जब उत्तर सम में जाएगा, अतः उत्तर हमेशा विषम में होगा। उत्तर जो है हमारा विषम में होगा, और उत्तर जब सम में होगा तो -1 होगा। यानी अगर यहाँ पर 4 आ जाता तो हम वहाँ पर -1 रख देते। अगर यहाँ पर 4 आती वैल्यू तो हम फार्मूला कौन सा लगा देते, 360 माइनस, यानी उसमें से हम एक घटा देंगे, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। अगला हम देखते हैं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुके हों तो उनके सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, n 360 अपान थीटा -1, 7 है तो -1 होगा। अगला है हमारा, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हों तो उनके बीच में रखे वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यानी अगर दोनों समतल दर्पण समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है अनंत होंगे, क्योंकि वो कोई किरणें जो हैं वो आगे दूसरे को काट ही नहीं पाएंगी। तो हम देखते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसका दाहिना हाथ बायां और बायां हाथ दाहिना दिखाई पड़ता है। इस परिवर्तन को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि जब हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट हैंड जो राइट दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों में 11 अक्षरों का जो है वो पार्श्व परिवर्तन आभास नहीं होता। जैसे ए है, ए का राइट लेफ्ट आप नहीं समझ पाएंगे, एम का राइट लेफ्ट नहीं समझ पाएंगे, ओ में राइट लेफ्ट क्या है, एच आई टी, यू है हमारा, वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें क्या है, इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा लाइट चैप्टर में आज हमने आपको प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा दिया है समतल दर्पण के द्वारा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण क्या होता है ये सब पढ़ाएंगे। उसके बाद लेंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो प्रकाश का ये टॉपिक है ये आई होप 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।